गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 6 नाना साहब की पुत्री मैना, जिसे भस्म कर दिया गया, जलाकर भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका चपला देवी के बारे में हमने कल जानकारी हासिल की थी, उसका दोहरान करते हुए हम आगे पाठ पढ़ेंगे। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका थी और जिस प्रकार हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, आजादी जो आंदोलन था, उसमें कई पुरुषों ने जो है, लेखकों ने जो है, उसमें अपने लेखन के द्वारा सहयोग किया, गति प्रदान की, उसी प्रकार चपला देवी लेखिका ने भी जो है अपने लेखन के द्वारा इस आंदोलन को गति प्रदान की। यह आंदोलन जो है, यह रचना जो है हिंदू पंच बालिका अंक से ली गई है और इस आंदोलन को उन्होंने जो है गति दी। द्विवेदी युग की लेखिका थी और ये जो पाठ है, ये रिपोर्टार्ज का प्रारंभिक जो है उसको रूप कह सकते हैं। रिपोर्टार्ज का जो है क्या है, प्रारंभिक रूप जो है हम इसे कह सकते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें जो है आजादी स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसमें किस प्रकार से उनकी पुत्री ने भाग लिया और एक सिपाही के रूप में जो है वह नन्ही सी बालिका अंग्रेजों से युद्ध करते हुए आगे बढ़ी और उसे जलाकर भस्म कर दिया गया। हमने इस पाठ को प्रारंभ कर लिया था, आधा पाठ हुआ था। उस पाठ का आधे पाठ की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। दुंदू पंत नाना साहब, नाना साहब का पूरा नाम क्या है? दुंदू पंत नाना साहब 1857 की क्रांति के समय जब कानपुर में अंग्रेजों से असफल हुए तो वो वहां से भाग निकले। भागते समय अपनी पुत्री मैना को अपने साथ ले जाना भूल गए। नाना साहब का महल बिठूर में था। मैना बिठूर में अपने महल में रहती थी। जब नाना साहब वहां से भाग गए तब अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेज सरकार ने आदेश दिया सेनापतियों को कि नाना साहब के महल को, बिठूर में जो महल है, उसे विध्वंस कर दिया जाए। सेनापति बिठूर आए और महल में से जो संपत्ति थी उसे लूट लिया, संपत्ति को, खजाने को ले लिया। जब उन्हें उस महल को लूटा, उस समय उन्हें वो मैना जो उनकी पुत्री वो दिखाई दी। वो छुपकर उसी महल में बैठी थी। बाद में उस महल को विध्वंस करने के लिए सैनिकों ने जब सामने तोपें लगाई तो उस समय बालिका मैना बाहर आई, बरामदे में बाहर निकल कर आई और अंग्रेज सेनापतियों से कहने लगी कि इस जड़ प्रधान मकान में आपका क्या बिगाड़ा है, इसे क्यों विध्वंस करना चाहते हैं? आपके शत्रु, आपके दुश्मन तो दुंदू पंत नाना साहब है। इस जड़ प्रधान मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो उसमें जो सेनापति था उसका नाम होता है हे। क्या होता है उसमें? एक भारतीय सेनापति होता है जिसका नाम क्या है? हे। तो मैना बड़ी चतुराई से जो है हे सेनापति से बात करती है कि आप इस जड़ प्रधान मकान को क्यों नष्ट कर रहे हो? मैं तो आपकी पुत्री के समान हूँ, मुझे भी क्यों मारना चाहते हैं? आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं क्या? मैं आपकी पुत्री मेरी, हे सेनापति की पुत्री का नाम क्या होता है? मेरी। मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, वो मेरे घर हमेशा आती जाती थी। आप भी कई दफे मेरे घर पे आए हुए हैं उसे छोड़ने के लिए। मेरी की मृत्यु का मुझे बहुत दुख है। मैं आपकी पुत्री मेरी के साथ मेरा काफी प्रेम संबंध था, तो मैं भी आपकी पुत्री की तरह ही हूँ। तो आप अपनी पुत्री को क्या मारना चाहेंगे? इस तरह से वह अंग्रेज सेनापति है से जो मैना बड़ी चतुराई के साथ बात करती है, निडरता के साथ। डर नहीं रही अंग्रेज सैनिकों से, महल के बाहर बरामदे में आकर बड़ी निडरता के साथ, चतुराई के साथ जो है बात कर रही है। ये सब सुनकर जो सेनापति है वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये क्या कह रही है
ये बालिका क्या बोल रही है। अब हम इससे आगे जो है पढ़ेंगे, पेज नंबर 52 पर देखें। 52 पे हम तीसरे पैराग्राफ को जो है पढ़ चुके थे। मैं इसी पैराग्राफ को आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगी। मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझमें बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। यह उसकी एक चिट्ठी भी मेरे पास है। इतनी बात जो है सेनापति हे से करती है। अंग्रेज सेनापति कौन है? उसका नाम क्या सेनापति का? हे। इस सेनापति की पुत्री का नाम होता है मेरी। क्या नाम है? मेरी। अब इस मेरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन ये किसकी सहेली थी? मैना की सहेली थी। मैना के पास आती जाती थी। तो ये सब बात जो है वह सेनापति हे को याद दिलाती है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा कि अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। उसे कन्या को पहचाना और बोला कि ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूंगा। मैं जिस सरकार की नौकरी करता हूं उसकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। मैना को पहचान लिया सेनापति ने, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपनी जो है जिसकी नौकरी कर रहा हूं उसकी आज्ञा को नहीं टाल सकता, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न जरूर करूंगा, लेकिन मुझे आदेश है इस महल को विध्वंस करने का। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटन वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? अब उस सेनापति के ऊपर के पद का जो जनरल है आउटन वह आया और उसने कहा कि अभी तक जो है नाना साहब के महल को उड़ाया नहीं गया। सेनापति है ने बड़ी विनम्र पूर्वक बड़ी नम्रता के साथ बोले, कहा इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। अब वो क्या करेगा? जनरल से एक निवेदन करेगा कि इस महल को जो है विध्वंस होने से छोड़ दिया जाए। अब वो उस पर बहुत क्रोधित होंगे। देखना क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? सेनापति है जो है जनरल से कह रहा है, क्या नाना साहब के महल को किसी प्रकार से हम जो है रोक सकते हैं, बचा सकते हैं? आउटर गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। तो कहेगा नहीं, गवर्नर जनरल जो है उसकी आज्ञा के बिना हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि इस महल को छोड़ दें। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। नाना साहब का कोई भी तो वंश में बचना नहीं चाहिए और न नाना साहब का महल बचना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का नाना साहब पे बहुत अधिक क्रोध है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का सार जो है एक जो हमें बता देना चाहिए, तार दे देना चाहिए। आउटन, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? जनरल बोल रहा है सेनापति है से कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? नाना साहब के महल को बचाना क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना साहब की लड़की गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। सेनापति है
मन में बहुत दुखी हुआ कि देखो मेरी जो बेटी है उसकी सहेली है ये मैना, और उसको मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, उसके जो पिता का मकान है उसे बचा नहीं पा रहा हूँ। इस तरह से अपने मन में जो है थोड़ा सा दुख लेकर वो वहां से चला गया, दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटर ने नाना का महल फिर घेर लिया, महल का फाटक तोड़ दिया गया। अंग्रेज सेनापति भीतर घुस गए, अंदर घुस गए, भीतर यानी अंदर चले गए। अंग्रेज सिपाही जो है भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, मैना को ढूंढने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं चला। तो मैना कहाँ छिपी है महल में, पता नहीं चला, क्योंकि जब महल को लूटा गया उस समय भी मैना उन्हें जो है नहीं मिली, उन्हें पता ही नहीं चला कि मैना कहाँ छुपी है। अब भी महल का एक एक कोना ढूंढ लिया गया पर मैना नहीं मिली। उस दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। उसी दिन शाम को लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया। पहले तार पत्र की तरह बहुत तीव्र गति से आता था, तार जो है। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, नाना साहब का स्मृति चिन्ह भी मिट जाना चाहिए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। आपको नाना साहब का जो महल है उसे विध्वंस करना होगा और उनकी पुत्री को पकड़कर लाना होगा। उसी क्षण जैसे ही आदेश आया उसी क्षण क्रूर जनरल की आज्ञा से सेना ने नाना साहब के सुविशाल राजमहल को, राजप्रसाद को, राज मंदिर को जो है तोप से विध्वंस कर दिया। उस पर तोपें जो है बरसने लगी, उसे विध्वंस कर दिया। घंटे भर में वह महल मिट्टी के ढेर में परिवर्तित हो गया। 1 घंटे में उस महल को मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 36 सितंबर को ये एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। जो सेनापति है उसने क्या एक रिक्वेस्ट की थी, बड़े विनम्रता के साथ कहा कि इस महल को छोड़ दिया जाए, इस बच्ची को छोड़ दिया जाए। तो वहां पर जो है हे की काफी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना साहब की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही ये कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गया। सेनापति हे पर लांछन लगाया गया कि उस बालिका के सौंदर्य पे मोहित हो गया और मोहित होकर वह जो उस बालिका को बचाना चाहता था, उस महल को बचाना चाहता था। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या का अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं भी मिले उसे मार डालना चाहिए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। इस प्रकार से जो है सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में जो है ये सब बातें लिखी थी। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय, सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय, कब अर्धरात्रि, रात्रि के 2 बजे के समय, चांदनी में एक बालिका स्वच्छ वस्त्र, उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगना वशिष्ठ प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। अपने महल का जो ढेर हुआ हुआ था उस पर बैठी बैठी रो रही थी। मैना थी वो, नाना साहब की बेटी।
जनरल की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां आ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरमैन वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो, ये नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी की ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी, भयभीत भी नहीं हुई। उसने जनरल आउटरमैन ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है, उसे पकड़ लिया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर 8 स्वर में, तेज स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर बोलूं, इस डेरे पर बैठकर जो है मैं जी भरकर बोलूं। ऐसा क्यों कहा मैना ने? क्योंकि उस महल से मैना का लगाव था, वह उसमें जन्मी थी, उसी महल में उसका जो है पालन पोषण हुआ था। इसलिए उसने कहा अंग्रेज सेनापति से कि मुझे यहाँ बैठकर जी भरकर बोलने दो। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होनी थी। उसे पकड़कर उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया गया। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेता महादेव चिट्टनगिरी के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना दबकती हुई आग में जलाकर उसे भस्म कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर जो है प्रणाम किया। इस प्रकार से चपला देवी का ये जो है रिपोर्टार्ज का प्रारंभिक रूप है, जिसे उन्होंने हिंदू पंच बालिका जो हिंदू पंच बलिदान अंक से जो है लिया है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा होता है। और चपला देवी जो है द्विवेदी की एक लेखिका है, उन्होंने इस लेखन के द्वारा आजादी आंदोलन को जो है गति प्रदान की है। प्रश्न संख्या 23, मैना जड़ पदार्थ मकान को मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना तो जड़ पदार्थ मकान को क्यों पसंद थी? क्योंकि उसका वहां पे जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, उससे उसका लगाव था। और अंग्रेज उसे नष्ट करना क्यों चाहते थे? क्योंकि दुंदू पंत नाना साहब उनके जो है दुश्मन थे और अपने दुश्मन के प्रत्येक जो है जिनको जो है वो नष्ट करना चाहते थे। अगला प्रश्न है 2, सर टॉम्स के सर टॉम्स के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे?
उसके सेनापति हेर जो था उसकी पुत्री मेरी थी, वह मैना की सहेली थी और मैना से उसका जो है प्रेम संबंध था। और हे भी मैना के घर पे आते थे, तो मेरी के समान ही मैना भी उसकी पुत्री के समान हुई, तो उसके दया भाव का कारण ही था। प्रश्न संख्या 3, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे? और क्यों? बालिका मैना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपसे अपनाना चाहेंगे और क्यों? प्रश्न संख्या 4, आखिरी प्रश्न है आपका। मैना की अंतिम इच्छा थी कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि उस प्रासाद ढेर पर जो उनका राजमहल था, प्रासाद ढेर था, उस पर बैठकर जी भरकर रोए। ढेर पर बैठकर जी भरकर रोए। लेकिन इस इच्छा को जो है सैनिकों ने नहीं पूरा होने दिया। लेकिन पाषाण हृदय वाले सेनापति कौन था? आउटरमन जनरल था ना, तो उसने इस इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया। हृदय वाले सेनापति ने किस भय से इस इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया? ये 4 प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। थैंक यू।